हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्लिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको परसों एक अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने इंडिसेंट वाली जो एक्ट है उसका क्विक रिवीजन 5 मिनट्स में करवाया था। आज हम इसको उठा रहे हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको इस एक्ट की चाहिए तो 2 वीडियो में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 2 वीडियो में मैंने एक सेक्शन को बहुत अच्छी तरह समझाया था। 2 वीडियो बनाई थी इस पे, तो टोटल इसमें 30 सेक्शंस हैं। इसमें हम विद इन 10 to 12 मिनट्स में क्विक रिवीजन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सेक्शन है 30। फोर्स में कब आया? 9 दिसंबर 2013 को। फोर्स की डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिसेंट की थी 2 अक्टूबर को, इसकी है 9 दिसंबर 2013 को। उसके बाद है डेफिनेशंस में आ जाइए। ए जो है डेफिनेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीव्ड वुमेन, 4 इंग्रेडिएंट बताए थे। 2 कैटेगरी हैं, वर्क प्लेस हो सकता है या घर पे काम करने वाली जो मेड होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो अग्रीव्ड वुमेन क्या है? वर्क प्लेस वाले में 4 इंग्रेडिएंट हैं, किसी भी एज की हो, एम्प्लॉय हो या ना हो, रेस्पोडेंट द्वारा कोई सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हुआ हो, और सेकंड में है ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, बी में है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सी में चेयरपर्सन, और डी में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो होगा जो सेक्शन 5 में नोटिफाई किया है। उसके बाद है ई में डोमेस्टिक वर्कर कौन होगी? जो घर में काम कर रही है, हो सकता है पैसे भी लेती हो या काइंड में करती हो, दोनों चीज़ हो सकती हैं। नॉट इंक्लूड ध्यान रखिएगा, फैमिली का जो एम्प्लॉयर है उसके फैमिली का मेंबर इंक्लूड डोमेस्टिक वर्कर में नहीं होगा। कई बार एक ऑप्शन अलग दे देते हैं नॉट इंक्लूड का, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एफ में एम्प्लॉई है, जी में एम्प्लॉयर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। डेफिनेशंस किस किस में है, कई बार नंबर भी पूछ लेते हैं 2 के एफ में है या जी में, तो पहले एम्प्लॉई है फिर एम्प्लॉयर है। ओके, तो एम्प्लॉय में है 4 चीजें ध्यान रखना, रेगुलर, टेम्पोरेरी, एडहॉक और डेली वेजेस। उसके बाद इंक्लूड करता है को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटाइज। जी में है 4 सबसेक्शन इसके। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर में कौन कौन है? गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया है वो, और कवर यहाँ नहीं किया है, यानी कि कवर यहाँ पे फर्स्ट में नहीं किया है लेकिन रेस्पॉन्सिबल है काम के लिए वो। और थर्ड में है डिस्चार्ज कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, किसके कॉन्टेक्स्ट में? एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में। और फोर्थ में वही लिया है ड्वेलिंग हाउस का ओनर, यानी कि अगर कोई मेड है तो उस घर का जो ओनर है वो वहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर काम करवाने वाला, एम्प्लॉय जो उसके अंडर में काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। एच में है इंटरनल कमेटी, सेक्शन 4 में जो कमेटी होगी वो। आई में है लोकल कमेटी, सेक्शन 6 में होगी वो। जे में है मेंबर, एच आई में। के में प्रिस्क्राइब्ड, एल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एम में है रेस्पोडेंट, एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, तो ध्यान रखना। ए इंपॉर्टेंट बताई मैंने एग्रीव्ड वुमेन की। एन क्योंकि देखो एक्ट का जो नाम है उसी को डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट में 5 चीजें ली हैं, अनवेलकम एक्ट बिहेवियर, फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, या फिर कलर्ड रिमार्क सेक्सुअली बनाना, या फिर पोर्नोग्राफी शो करना, या कोई अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी पढ़ दी है। ओ में है वर्क प्लेस, वर्क प्लेस जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं क्या वर्क प्लेस होगा। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब आएंगे, हॉस्पिटल वगैरह, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वगैरह। ध्यान रखना ड्वेलिंग जो प्लेस है, क्योंकि हमने हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्कर को लिया है तो ड्वेलिंग हाउस भी आएगा। ओके, उसके बाद है पी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो 3 इंपॉर्टेंट हो गई। ए में एग्रीव्ड की, और वर्क इसकी सेक्सुअल हरासमेंट की, और वर्क प्लेस की। ओके, पी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। सेक्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, यानी कि वर्क प्लेस पे कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। और कैटेगरी बना दी, ये 5 हैं, इनको एक बार ले लेते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट का फेवर मांगना इन चीज़ों को दिखावा करके, यानी कि भाई आपको जो है अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। या फिर क्या हो सकता है? धमकी हो सकती है, थ्रेट हो सकता है एक अलग ट्रीटमेंट के लिए, और थ्रेट हो सकता है प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए।
ठीक है, वहां भी धमकी हो सकती है, या फिर बार बार इंटरफेयर करना उसके काम में। और फिफ्थ है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट करना रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, चैप्टर 2 में है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एम्प्लॉयर राइटिंग में देगा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वर्क प्लेस, जो उसका वर्क प्लेस है वहां बनाई जाए। तो ध्यान रखना कौन राइटिंग में देगा, एम्प्लॉयर। ये ध्यान रखना एप्लीकेशन राइटिंग में डलेगी, ऑरली नहीं। ओके, प्रोवाइडेड क्या है कि अगर डिफरेंट ऑफिसेज हैं उस वर्क मतलब कि उस ऑफिस के अगर अलग अलग ऑफिस हैं, मान लो जैसे हेड ऑफिस होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं, तो डिफरेंट कमेटी होंगी सब सबऑर्डिनेट ऑफिसेज की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ऑब्वियसली वुमेन के लिए है तो वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी और 2 अलग से मेंबर होंगे, और थर्ड में एक जो मेंबर होगा एनजीओ का होगा जो सेक्सुअल हरासमेंट के मुद्दों से डील करता होगा। और प्रोवाइजो ध्यान रखना हाफ जो हैं वुमेन होनी ज़रूरी हैं मेंबर में। ओके, टाइम पीरियड कितना होगा, 3 साल का। एक्सपेंसेस कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। उसी ने तो कमेटी के लिए एप्लीकेशन डाला है तो एक्सपेंसेस तो वो देगा। उसके बाद है रिमूवल, कैसे उसे निकाला जा सकता है, तो 16 जो सेक्शन का कंट्रावीन आगे होता है तब, या फिर ऑफेंस कोई कर दिया है तब, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कोई गिल्टी है तब, और डी में एब्यूज पोजीशन। ओके, चैप्टर 3 है एलसीसी यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी। फिफ्थ सेक्शन में है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब वो वहां पे क्या था, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वहां पे तो वर्क प्लेस है, एम्प्लॉयर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी, बी में हमने डिफाइन किया था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई किसको करेगी, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर को, कि फिर वो किन को आगे इन्फॉर्म करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ओके, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, 6th में है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंप्लेंट वहां पे रिसीव करेगा जहां पे इंटरनल कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं हुई है। देखो एलसीसी तब आता है जब एम्प्लॉयर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट वहां पे नहीं करवाता है, तब वहां पे कौन लाइट में आएगा, एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, तो वहां जहां पे इंटरनल कमेटी नहीं है वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है रिसीव करेगा जहां पे 10 से कम वर्कर होंगे। या फिर कंप्लेंट किसके खिलाफ डलेगी, एम्प्लॉयर के खिलाफ, वो भी तो हो सकती है ना। सेकंड में है नोडल ऑफिसर होगा, ब्लॉक का तहसील जो है 7 दिन के अंदर अंदर लोकल कमेटी को जो है जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई है वो फॉरवर्ड करेगा। जुरिस्डिक्शन होगी जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो एरिया होगा वहाँ की वो कंप्लेंट लेगा। 7th में है कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी, तो चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर वुमेन होगी, वहाँ पे 2 मेंबर होंगे जिसमें से एक वुमेन होगी एनजीओ से जो डील करती है इस तरह के मुद्दों से, और वहाँ पे एक जो 2 मेंबर होंगे उनमें से एक लो बैकग्राउंड का होना ज़रूरी होगा। और सेम टाइम पे ध्यान रखना जो इंटरनल कमेटी थी उसमें भी 3 साल था, इसमें भी 3 साल होगा, और वही जो रिमूवल के ग्राउंड होंगे सेम रहेंगे। 8 में है ग्रांट्स एंड ऑडिट, यानी कि वहाँ पे ग्रांट कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट में जो भी है रूल बनाएगी उनके रिलेटेड, तो ये यहाँ पे मेन प्रीलिम्स के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रांट वगैरह। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन आ जाए मान लो सेंट्रल, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 4 रिगार्डिंग कंप्लेंट। तो कंप्लेंट जो होगी सेक्सुअल हरासमेंट की, ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैं इसको बता देती हूँ। एग्रीव्ड वुमेन राइटिंग में जो है कंप्लेंट डालेगी, अगर इंटरनल कमेटी है तो वहां, अगर नहीं है तो किसको, लोकल कमेटी को। अगेन पीटी का क्वेश्चन आ गया, कितने दिनों में, जब भी उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तो 3 महीने के अंदर अंदर। पीटी का क्वेश्चन मार्क कर लेना, टाइम पीरियड दे देते हैं कब डालेगी, 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन फ्रॉम, ठीक है, 3 महीने कब से, जब उसके साथ वो ऐसी घटना हुई थी सेक्सुअल हरासमेंट की, तो 3 months ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड है इफ नॉट इन राइटिंग, अगर राइटिंग में नहीं देती है, मान लो अनपढ़ है या कोई और रीजन है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या मेंबर चेयरपर्सन को जो उसको असिस्ट करेंगी उस चीज के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना प्रीलिम का।
10th में है कंसीलेशन इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी वुमेन की रिक्वेस्ट पे, यानी कि कंसीलेशन वो खुद नहीं करवा सकती, वुमेन अगर चाहती है तो वहां पे उनका जो है कंसीलेशन भी करवा सकती है। ओके। और 11 में है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। प्रीलिम का क्वेश्चन मान लो आ जाए, इंक्वायरी किस में है तो 11 में है। इंक्वायरी होगी यानी कि रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय है, एज पर सर्विस रूल्स एंड प्रोसीड इफ इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर तो लोकल कमेटी फॉरवर्ड करेगी पुलिस को। ठीक है, अगर कमेटी बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लोकल कमेटी कहाँ करेगी? पुलिस को। वहां पे 509 का केस भी आईपीसी का बन सकता है। ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोवाइडेड वुमेन इन्फॉर्म करेगी, कोई टर्म कंडीशन है कि भाई 10(2) जो है, यानी कि 10(2) में क्या है? सेटलमेंट का। ठीक है, अगर सेटलमेंट वहां पे नहीं होता है तो वहां पे जो वुमेन है इन्फॉर्म करेगी, या सेटलमेंट की कोई कंडीशन वहां पे फॉलो नहीं हुई, भाई जिस पे कंसीलेशन हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, वो कंडीशन नहीं मानी, तो वहां पे वो बताएगी कि जो कंडीशन कंसीलेशन की थी, सेटलमेंट की थी, वो फॉलो नहीं हुई। ओके। उसके बाद इंक्वायरी का टाइम पीरियड कितना होगा? 90 डेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रीलिम के लिए अगेन काफी इंपॉर्टेंट है कि इंक्वायरी कब कंप्लीट होगी? विद इन 90 डेज। उसके बाद है सेक्शन 12 से 30, ये दूसरी वीडियो के हैं। तो चैप्टर 5 में देखिए इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, यानी कि सारा इंक्वायरी का है 12 से लेके 18 तक। सेक्शन 12 में है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जब इंक्वायरी चल रही है तो रिक्वेस्ट डाली जा सकती है, रिटर्न में रिक्वेस्ट जाएगी किससे? वुमेन से, कि ट्रांसफर किया जाए एग्रीव्ड वुमेन को किसी दूसरे वर्क प्लेस पे। यानी कि मान लो वो किसी वर्क प्लेस पे थी, वहां उसने कंप्लेंट डाल दी, तो वो डाल सकती है कि वहां पे उसको सपोज जो बाकी लोग हैं, कलीग हैं, वो उसको हरास कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफर के लिए डाल सकती है, या छुट्टी के लिए भी डिमांड कर सकती है। अगेन पीटी का क्वेश्चन है कितने दिन की छुट्टी? 3 महीने की, या कोई और रिलीफ भी डिमांड कर सकती है। ओके। तो एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी आ गया 12 में। इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सेक्शन 13 में, यानी कि आईसीएलसी इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, एम्प्लॉयर आईसी के केस में, और लोकल कमेटी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करेंगी क्या? रिपोर्ट। और टाइम पीरियड क्या होगा? देखो, जब इंक्वायरी खत्म हुई 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? इंक्वायरी की रिपोर्ट देनी होगी। खत्म हुई मान लो 1 को, तो 10 तारीख से पहले पहले आपको उसकी रिपोर्ट इन 2 पर्सन को देनी पड़ेगी। उसके बाद है अगर एलिगेशन मान लो प्रूव नहीं होते तो फिर एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो भी है वो बताया जाएगा। अगर प्रूव हो जाते हैं तो 3rd सबसेक्शन लाइट में आएगा, यानी कि एक्शन लिया जाएगा मिसकंडक्ट वगैरह के लिए। ठीक है, जो भी उसने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसके रिगार्डिंग जो भी है, जो सर्विस रूल हैं अगर वो कन्फ्लिक्ट हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर आईसी होती है इंटरनल कमेटी तो वहाँ पे उस वर्क प्लेस के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं पहले से ही कि भाई अगर कोई कन्फ्लिक्ट करता है, वॉयलेट करता है तो उसको ये सज़ा होगी। ठीक है, और उसके बाद है सेक्शन 4, हाँ इसमें एक 4th सबसेक्शन आता है, पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट आने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर उस पे काम करेगा। ये भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में करेगा? 60 डेज में। 14 फिर है सेक्शन 14 की पुनिशमेंट क्या मिलेगी अगर गलत कंप्लेंट डाली गई है तो क्या होगा? उस वुमेन के खिलाफ या कोई और पर्सन जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या उसके बिहाफ में मान लो डाला है तो वो उनके खिलाफ क्या होगा? पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट आगे है सेक्शन 14 में केवल डिफाइन की बताया है कि पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद है सेक्शन 15 की डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, यानी कि अब उसको कंपनसेशन मिलेगा तो ये ग्राउंड है मेंटल ट्रॉमा जो उसने सहा, उसकी करियर अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह जो भी उसने लगाए, तो ये सब कुछ जो है कंपनसेशन
को बताते हुए कंपनसेशन जब डिटरमाइन करेंगे तो हम ये सब कुछ कंसिडर करते हुए ही फिक्स करेंगे। सेक्शन 16 में है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो जो भी आरटीआई को छोड़कर जो भी चीज़ होगी, अगर कोई पब्लिश करता है वुमेन के रिगार्डिंग तो क्या होगा, पनिशेबल होगा। सेक्शन 17 में अब आ गई पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो सर्विस रूल के तहत उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। पेनल्टी प्रॉपर नहीं यहाँ बताई, केवल ये बता दिया। अपील जो होगी ध्यान रखना 90 दिन के अंदर होगी। 13(2), 13(3), 14(2) और 17 में ये सब बताया है। 17 तो अभी पढ़ा है हमने, पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन। सेक्शन 19 होगी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। सिंपल है कि ये वर्कशॉप वगैरह डिफाइन करना तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना ड्यूटीज किस में है, सेक्शन 19 में। उसके बाद आता है सेक्शन 20 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसकी क्या पावर होंगी, चैप्टर 8 डील करता है मिसलेनियस से, तो सेक्शन 21 बताता है कि कमेटी जो है वो सबमिट करेगी एनुअल रिपोर्ट, यानी कि ये नॉर्मली रूटीन चलेगा, कोई कंप्लेंट नहीं आई, केवल ये बताना होगा पूरे साल का कि क्या कंप्लेंट्स आई हैं, यानी कि एक एनुअल रिपोर्ट किस किस को, आईसी के केस में एम्प्लॉयर को, एलसी के केस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। सेक्शन 22 में है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 23 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा वगैरह करेगी। सेक्शन 24 में है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 25 है पावर टू कॉल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंस्पेक्शन वगैरह होगा वो करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 26 में है पेनल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी मार्क कर लेना। एम्प्लॉयर अगर फेल होता है इस एक्ट के तहत तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। 50,000 का फाइन देगा वो कब कब, जब उसने मान लो आईसी के लिए कंस्टिट्यूट नहीं करवाई, ठीक है, और एक्शन नहीं लिया 13, 14, 22 में, इस एक्ट के तहत कुछ कंट्रावीन कर दिया, सपोज एनुअल रिपोर्ट नहीं गई, सब कुछ, तो ये क्या होगा, फाइन लगेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है, दोबारा करता है, तो पनिशमेंट जो है ट्वाइस हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, और उसका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सेक्शन 27 में है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट जो है कैसे कॉग्निजेंस लेगा, एग्रीड वुमेन की कंप्लेंट पे एमएम और एमएमजेएम की क्या होगी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन होगी, और नॉन कॉग्निजेबल होगा, यानी कि कांट अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 28 में है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन, यानी कि इस एक्ट की कोई पावर नहीं ली जाएगी, एडिशन में भी चल सकता है। मान लो आपने आईपीसी में 509 में यहाँ पे डलवा दिया तो उसके साथ साथ ये एक्ट भी काम में आ सकता है, एडिशन में होगा, वहाँ की पावर कोई नहीं ली जाएगी। 29 में है पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, ये केवल रूल्स है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 30 में है फिर कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोविजंस बनाएगी इस एक्ट में जो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो ये सारा हमने कर लिया है सेक्सुअल हरासमेंट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। दो क्वेश्चन इस एक्ट में से बन सकते हैं, तो इसे ज़रूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।